हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो आज की डेट आप लिख लीजिए, ठीक है। आज की डेट 22 मई 2020 और टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12, जो कि लास्ट चैप्टर है अपना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है, ये टॉपिक चल रहा था। हम लोगों ने सीखा था कि बीओपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस पर एक स्टूडेंट का डाउट आया था, तो मैं इस चीज़ जब ले रहा हूँ स्टार्टिंग से तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो बेटा मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रेसिप्ट्स और पेमेंट्स, ठीक है ना। या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो बीओपी का मतलब होता है एक तरीके का कि भाई कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ये हिसाब लगाना। अगर आया हुआ पैसा ज़्यादा होगा तो बीओपी सरप्लस हो जाएगा, अगर गया हुआ पैसा ज़्यादा होगा तो बीओपी डेफिशिट हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हुए तो बीओपी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आया कि पैसा आना और जाना, बेटा बीओपी के केस में हम वही पैसा आने और जाने की बात करेंगे जो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही, दो कंट्रीज के बीच में जो पैसों का आवागमन हो रहा है, हम उन्हीं को ही बीओपी में लेते हैं। विद इन द कंट्री ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करते हम बीओपी के अंदर। समझ रहे हो? जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैं उनको बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि बेटा बीओपी के अंदर जो रिसिप्ट्स और पेमेंट है, ये दो कंट्रीज के बीच की पेमेंट्स है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के बीच की पेमेंट है। अपने अंदर की पेमेंट्स या ट्रांजैक्शन नहीं है, बाहर से रिलेटेड। बाहर से अगर पैसा आया तो इसमें रिसिप्ट में आएगा, बाहर अगर पैसा गया तो इस रिसिप्ट में आएगा, ठीक है ना। अंदर पैसा का आवागमन अगर हो रहा है तो इसमें कंसिडर नहीं होगा बीओपी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था बीओपी। फिर उस हमें इस सीखा था कि भाई करंट अकाउंट होता है इसके अंदर, बीओपी के अंदर, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर हमने दो चीजें सीखी थी, इनविजिबल एंड विजिबल। इनविजिबल के अंदर सर्विसेज आ गई थी। कौन कौन सी सर्विस थी? एक फैक्टर सर्विस थी, एक नॉन फैक्टर सर्विस थी, एक करंट ट्रांसफर्स थी, ठीक है। विजिबल के अंदर क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स थी। क्लियर? ये थी झलकियां जो हमने अब तक करी है। किसी ने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछला जाके हमारा लेक्चर वीडियो देख ले, ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं इसका कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो बिल्कुल रिलेट करता है जो आपने पढ़ा था बजट के अंदर। दो अकाउंट थे, रिवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, या तो वो किसको इफेक्ट डालती हो? लाइबिलिटी को, या फिर वो किसको इफेक्ट डाल रही हो? असेट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें दो ही ट्रांजैक्शन आएगी, पर लाइबिलिटी एसेट्स को इफेक्ट तो डाल रही है, पर ये आपस में एक दूसरी कंट्री, कहने का मतलब ये एसेट अगर बिकेगा तो कोई बाहर की कंट्री खरीदेगी,
एसेट्स अगर आएगा तो बाहर की कंट्री से आएगा, अपनी कंट्री से नहीं। ऐसे ही अगर हम बोरोइंग यानी लाइबिलिटी कहेंगे, लोन लेंगे, भाई लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो लोन लेंगे तो बाहर से लेंगे, या तो आईएमएफ से लेंगे या किसी और वर्ल्ड बैंक से लेंगे, बाहर से लेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो भी किसी दूसरी कंट्री को देंगे, अपनी विद इन द कंट्री को नहीं। तो कैपिटल अकाउंट में ऐसी चीजें आएंगी जो किसको इफेक्ट डालेंगे, लाइबिलिटी और एसेट्स, ठीक है ना। इसके अंदर सेल परचेज ऑफ लाइबिलिटी और एसेट्स होगा, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट होगी और सेल परचेज ऑफ एसेट्स होगा। क्लियर स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट में ये होता ही है। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट है एफडीआई। क्या कंपोनेंट है, एफडीआई। एफडीआई की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक दूसरा कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट, जो कि है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा नाम भी है एफ आई आई, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। अच्छा ये है क्या, ये आप जानो इस बात को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, कोई नॉन रेजिडेंट, जो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, जो हमारी कंट्री में नहीं रहता, वो रेजिडेंट हमारे यहाँ की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे, जिस पर उसका हक हो जाए, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे एसेट क्रिएट हो उसका। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी बात को, पैप कोई बाहर से रेजिडेंट आया और उसने एक फैक्ट्री खोल ली, हमारे इंडिया में एक फैक्ट्री खोल ली, एक घर खरीद लिया, ठीक है, जमीन खरीद ली, तो वो है स्टूडेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन। अब जैसे कि भाई सैमसंग है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया उसने नोएडा के अंदर, तो वो क्या है, एफडीआई, ठीक है। ऐसे ही फोर्ड है, फोर्ड ने हमारे यहाँ असेंबलिंग प्लांट लगा दिया इंडिया के अंदर, वो क्या है, जैसे यामा है, ठीक है, टोयोटा है, इन सब ने हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हुए इंडिया में, ये सब क्या है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि भाई कोई आदमी आया और उसने हमारी कंट्री के अंदर, जैसे रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, इनके शेयर्स खरीद लिए, इनके डिबेंचर्स खरीद लिए, इनके बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है ना, हिस्सेदारी कर ली, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों का मतलब सेम है, समझ रहे हो ना बात। अगर यहां पर आकर किसी एसेट पर अपना अधिकार कर लिया तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड अगर खरीदेंगे तो वो क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर, कि भाई हमारे यहाँ की कंपनी खोल ली, देखो सैमसंग वाले ने फैक्ट्री खोली, यामाहा हो गया, टोयोटा हो गया, और भी बहुत अनगिनत कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कोई भी कंपनी खोली हुई है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है स्टूडेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई घर भी खरीद लेता है, कोई जमीन खरीद लेता है, वो सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगी। हाँ, अगर हमारे यहाँ इंडिया में आके भाई बैंक में पैसे रख दिए अपने, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो वो सब होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, थर्ड जो कंपोनेंट है वो है स्टूडेंट लोन्स, ठीक है। ये तो यहां तक तो एसेट की बात हो रही थी। अब ये जो एफडीआई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एफडीआई और दूसरा बताया एफआईआई, अब ये दोनों है, कोई हमारे यहां भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। जैसे टाटा ने जो है अभी खरीदा है जेएलआर को, जैगुआर लैंड रोवर, जो गाड़ियों की बहुत जानी मानी कंपनी है, उसको परचेज कराया था कुछ साल पहले, 2-3 साल की बात हो गई, ठीक है। महिंद्रा थी, महिंद्रा ने परचेज करा था उसको, सैंगयोंग करके एक कंपनी है गाड़ी की, उसी के बेसिस पर आजकल जो गाड़ियां महिंद्रा निकाल रही है, जैसे कि XUV 300, ठीक है, मराजो, ये जो गाड़ियां निकाल रही है महिंद्रा, ये इस कंपनी के, जो इन्होंने खरीदी है, इसके प्रोडक्ट हैं ये, जो महिंद्रा ने भी खरीदी है। तो ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि भाई बाहर से भी लोग आते हैं एफडीआई करने, और हम भी कर रहे हैं, दोनों तरीके से होती है। ऐसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बाहर से भी लोग आते हैं और हम भी बाहर करते हैं, मतलब दोनों तरीके का, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है।
ये तो एसेट्स की बात थी। अब बात करते हैं लायबिलिटी यानी कि बोरोइंग्स की बात, लोन या फिर कह सकते हो बोरोइंग्स, ठीक है ना। बोरोइंग्स, बोरोइंग कर रही है इंडिया, या तो फंड किसी को दे रही है या फंड किसी से ले रही है। क्लियर है स्टूडेंट, बोरोइंग हो रही है। अच्छा, बोरोइंग के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, तो टाइप्स में स्टूडेंट कभी मत उलझना, टाइप में स्टूडेंट कभी मत उलझना। फिर भी किसी बच्चे को किसी बोरोइंग के टाइप से अगर मेरे से पूछना हो, समझना हो कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैं उसे बता दूंगा। जैसे कि बहुत है, जैसे कि कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, बहुत टाइप से बोरोइंग की अपने अलग अलग से, हर बुक वाले बोरोइंग को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा मत जाना, बस तुम इतना समझ लो इसमें बोरोइंग आती है लाइबिलिटी। अगर बोरोइंग कर रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, किसी दूसरे को अगर दे रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है। मतलब बोरोइंग अगर किसी से ले रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, वापस उसको चुका रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। लोन और बोरोइंग ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बीओपी का एक कैपिटल और करंट अकाउंट के अलावा एक तीसरा हिस्सा होता है ऑफिशियल रिजर्व, पर मैंने बताया था वो किसका पार्ट है स्टूडेंट, वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो अलग से लिख लो या इसी के अंदर लिख लो, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या है ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट स्टूडेंट? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो ये रिजर्व है, ये मैं सबसे पहले बता दूं, ये मेंटेन करता है आरबीआई, यानी कि अपना सेंट्रल बैंक। जब आपने आरबीआई का, जब आप पढ़ोगे बैंकिंग आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो उसमें था आरबीआई क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। ये आरबीआई कस्टडी रखता है, अपने पास रखता है फॉरेन करेंसी को। तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व है यही है कि जो बचत होगी, जैसे मान लो ये एफडीआई करी, यानी बीओपी की बात करता हूं मैं, बीओपी मतलब रिसिप्ट और पेमेंट। मान लो किसी केस में रिसिप्ट ज्यादा हुई और पेमेंट कम, ठीक है ना, कहने का मतलब है पैसे आए 100 और गए 80, यानी कि 20 की बचत हुई, वो बचत उठा के आरबीआई में डाल देते हैं। ऐसे जो जो बचत होती रहती है वो आरबीआई में डलती रहती है, ठीक है ना। ये किस काम में आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट? जब कल को अगर किसी को रेट ऑफ एक्सचेंज को अगर आरबीआई ने कंट्रोल करना हो, रेट ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई ने कंट्रोल करना हो, या मंदी का दौर हो, तो ये आरबीआई क्या करता है, इस अकाउंट में से पैसा रिलीज करता है, इस अकाउंट में से फॉरेन रिजर्व रिलीज करता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और अगर ये अकाउंट खाली भी हो जाए, फिर उसके बाद आरबीआई मांगता है पैसे आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ से पैसे उधार मांगता है। पहले अपना रिजर्व अकाउंट यूज करेगा, फिर आईएमएफ से पैसे मांगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब चीजें बेटा ये भी हैं कि देखो, हम लोगों ने भाई करंट अकाउंट ले लिया, हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट के सारे कंपोनेंट सीख लिए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट यही कंपोनेंट थे, पर स्टूडेंट कई ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनसे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आती भी है और जाती भी है, ठीक है ना, पर उनकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं है। जैसे कि भाई जो गुंडे बदमाश लोग हैं वो स्मगलिंग करते हैं, जैसे कि छुप छुपा के भाई नदिया या कहीं से किसी और तरीके से बाहर से सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, डायमंड्स लाते हैं, जैसे कहते हैं स्मगलर्स। स्मगलर मतलब क्या है कि बिना टैक्स दिए, बिना सरकार को बताए हुए बाहर से कुछ खरीद लाए। जैसे मान लो कल को आपने कोई फोन परचेज करा, और फोन परचेज करते समय आप टैक्स भरोगे उस कंट्री में भी, और यहां लाओगे तो इस कंट्री में भी, तो इसका मतलब आप जेन्युइन लेकर आए हो। लेकिन वही फोन अगर आप चोरी से जेब में रख लाओ और ना उस कंट्री को पता हो ना इस कंट्री को पता हो, तो आप स्मगलर कहलाओगे, ठीक है ना। उससे मुनाफा क्या होगा, जैसे मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, आपने टैक्स भर दिया 20 रुपए, और इंडिया में आए तो टैक्स लगा, कस्टम वस्टम लगा के 10 रुपए, यानी कि वो चीज पड़ी 130 की, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि ये 130 रुपए बचाने के लिए 100 रुपए की चीज खरीद लेते हैं, और किसी तरीके से चकमा देकर ये टैक्स सरकार से छुपा के उसको 100 रुपए का ले आते हैं, और इंडिया में आके उसे 150 का बेचते हैं। तो और ये 130 वाला 150 का बेचेगा तो इसे 20 का मुनाफा होगा, ये 100 वाला 150 का बेचेगा तो इसको कितने का मुनाफा होगा, 50 का, ठीक है ना। बट जब ये वाला आया तो इसके सरकार को जानकारी नहीं थी कि आया भी है कोई माल। तो ऐसे बिना जानकारी के जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो अकाउंट में किसी अकाउंट का पता ही नहीं हो कि कहां से पैसे आए हैं या कहां डालने हैं, तो आप कौन सा अकाउंट बनाते हो स्टूडेंट? आपका फेवरेट वाला सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनाते हो कि नहीं? ऐसे ही इसके अंदर भी एक अकाउंट होता है एरर एंड ओमिशंस,
मतलब भूल चूक, एरर एंड ओमिशन मतलब भूल चूक। इसके अंदर हम यही सारी क्या कहते हैं एंट्रीज या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी ना तो कैपिटल में आई है और ना ही हमारे करंट अकाउंट में आई है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो एक दो और इसके बीच में डिफरेंस है कैपिटल और करंट में, वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की, दोनों के डिफरेंस की मैं अगर बात करूं, तो करंट अकाउंट क्या करता है, ये इनकम इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है, इफेक्ट रेगुलर इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है। और ये किसको इफेक्ट डालता है, इफेक्ट इफेक्ट कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। कैपिटल स्टॉक की जगह आप लिख सकते हो इफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नोट्स दूंगा, राइटिंग से बिल्कुल ना घबराएं, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। अच्छा, दूसरे इसमें अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो इसके कंपोनेंट्स लिख सकते हो, जो भी कंपोनेंट्स मैंने आपको सिखाए हैं, जैसे विजिबल इनविजिबल, इसके अंदर हो गया एफडीआई है, ये कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो करंट अकाउंट है वो हमेशा स्टूडेंट चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि महीने की महीने, साल की साल। और ये है कौन सा कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैपिटल स्टॉक को ये निर्धारित कर रहा है। इनकम हमेशा, इनकम कौन सा पार्ट होती है, इनकम हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, और स्टॉक तो जैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट है ही। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो तीन डिफरेंस थे जिनके बिहाफ पे हम करंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस कर पा रहे थे, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने कवर कर लिया है करंट अकाउंट को, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है हमने। सीख लिया है ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व क्यों बनाया जाता है, क्या पर्पज है इसका, कि जी ऑफिशियल रिजर्व जो भी बचत होती है इन ट्रांजेक्शन्स की, आदान प्रदान की, ये सारी बचत जो है आरबीआई में डाल दी जाती है एज इन कस्टडी। और ये कहाँ यूज होती है, जहां भी हमारे पास या तो हमें रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सुधारना हो तो यूज होगी, या हमें ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग के टाइम पे यूज होगी, किसी को उधार चाहिए तो। अच्छा, फिर वो केस जिसमें अगर ये रिजर्व खत्म भी हो जाए तो उस केस के अंदर फिर हम उधार मांगेंगे आईएमएफ से, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक से उधार मांगेंगे। तो ये है स्टूडेंट आज का मैटर जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा आज के इस लेक्चर वीडियो में। और कल जो लेक्चर होगा वो बचे कुछ कॉन्सेप्ट्स पे होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी। तो वो जो टॉपिक है वो लोग हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि कल आपका जो है वो मैं पूरा कर दूंगा इस चैप्टर को। तो आपकी होपफुली कल जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम मंडे से जो है अपनी नई इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाय बाय।